चलिए देखिए, आज हम करेंगे पीएसआर का पार्ट 2 और हम इसमें शुरुआत करेंगे डिजोनस सेलर वाले केस से। उससे पहले कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट थे आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और कुछ कॉन्सेप्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस के भी देखे थे। अच्छा रुको, मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ पहले पूरा से ही, शुरू से ही, ताकि थोड़ा सा। तो देखिए, पहले हमने करा था प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो के बारे में हमने जाना था थोड़ा सा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें हैं। अच्छा ये देखो, ये क्या था, ये आपका कंपैरिजन वाला केस था कि अगर मान लिए ए जो है आपका, ए अगर बी से मान लिए 25% ज्यादा है तो ए जो है बी से कितना कम होगा। ठीक है, बी जो है ए से कितना कम होगा। तो अगर ये +1/4 था तो हमने इसको बोला था -1/5, यानी ये 20% लेस होगा। फिर मान लिए बी से अगर ए मान लिए ज्यादा था 1/3, तो आप क्या बोलोगे कि बी जो है ए से कितना कम है, तो वो -1/4 के बराबर था। अब मान लीजिए ए अगर बी से -1/4 था, अगर ए जो है बी से यानी 25% लेस था, तो बी जो है ए से कितना ज्यादा होगा, वो होगा +1/3 यानी 33.33%। ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, परसेंटेज में इसके कुछ सवाल देखे थे, वही कंपैरिजन वाले केस में, कि अगर ये +1/8 है तो जो होगा वो ये कितना होगा, -1/9 होगा। तो आप इसको आंसर बोले थे। चलो आगे देखते हैं, ये सिमिलर सवाल है। फिर ये देखो, ये एक अच्छा सवाल था, पी इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज क्यू, मतलब ये अगर ये 100 है तो ये 600 है, यानी आप परसेंटेज के टर्म्स में क्या बोलोगे, +5 है तो ये -5/6 के बराबर होगा, जो कि 83.3% होता है। फिर हमने क्या देखा था, ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट वाले केस आ गए थे, कि अब देखो इसमें क्या बोला कि सडन इंक्रीज बाय 50%, कस्टमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम। अब ये एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाहता है, तो अगर इसका जो है सर्टन रेट का, जो सर्टन आइटम का जो प्राइस है वो 15% से बढ़ा है, यानी +3/20 हुआ है, तो ये -3/23 के बराबर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपके पास, -3/23 करोगे 12% से ऊपर मिलेगा, तो ये आपका यही आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर आगे ही ऐसे हमने देखा था 60% से अगर कीमत बढ़ गई, यानी +3/5 है, तो -3/8 होगा, जो कि आपका 37.2% होता है। फिर ये देखिए, हमने कुछ थोड़ा सा बायडर एप्लीकेशन देखे थे कि अगर शुगर का प्राइस जो है बढ़ गया है, रिड्यूस हो गया -1/5 से, तो +1/4 आइटम ज्यादा आप ले पाओगे। उसी का वैल्यू दिया हुआ था 500 ग्राम, यानी आप बोलोगे कि यहाँ से हम पहले 2 kg लेते थे, कितना में, 36 में, यानी पर केजी जो आपका प्राइस बनेगा वो 18 RS पर केजी बनेगा। देखो तो यही है, पहले वाला प्राइस पूछा। इसमें देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बोलेगा कि अभी आप जो आपका प्रेजेंट का प्राइस है वो बताओ, तो अभी आपको पता है कि प्राइस रिड्यूस हो गया है 20% से, तो 18 को आप रिड्यूस कर दोगे 20% से, तो ये 3.6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 15.4 बनता है। 3.6 माइनस करोगे तो ये 14.4 बनेगा, 14.4 kg RS पर केजी, तो ये बनेगा प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, अभी जो आपका पहले प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस, या फिर ओरिजिनल प्राइस यहाँ लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्राइस या फिर पहले का प्राइस, और अभी का प्राइस पूछेगा तो आप इसमें 20% माइनस कर दोगे। ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो बोला था 10% का कमी हुआ, -1/10 किया है, +1/9 आइटम आपको मिलेगा। तो आपको पता चला कि 1 kg के बराबर दिया हुआ है ये, यानी पहले 9 kg खरीद पाते थे, कितना में, 270 में, यानी पर केजी का जो प्राइस है वो 30 RS पर केजी हो गया। ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो आप 30 ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमने देखे हुए हैं। फिर वही सिमिलर सा चीज ये भी था, ये भी सिमिलर ही है आपका। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा है, ये देखो कि प्रॉफिट अगर सीपी के ऊपर दिया हुआ है 25% का, ये सीपी है, ये आपका एसपी है। अगर बोल रहा है कि प्रॉफिट इसमें अगर सीपी तक पहुंचने के लिए आपको इसमें +1/4 करना पड़ता है, तो एसपी के ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा ना, जो प्रॉफिट तो हो चुका है, लेकिन वो अब अगर एसपी के ऊपर पूछेगा तो आप बोलोगे -1/5, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है एसपी के ऊपर। इसको समझना, प्रॉफिट तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में अगर बात करोगे, तो मान लीजिए अगर यहाँ दिया हुआ है 100 है आपका सीपी, और अगर एसपी आपका 25 है, 125, तो मैग्नीट्यूड में आपको फायदा तो 25 रुपए का ही होगा। ठीक है, ये नहीं बदलेगा आपका। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे, तो सीपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 25%, और एसपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 20%। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप क्लियर कर लेना। तो वही हम फास्ट लिखने के लिए ये वाला प्रोसेस देख रहे थे। चलो आगे इसको देख लेते हैं पूरा। देखो लॉस दिया हुआ था सीपी और ये एसपी है, लॉस दिया हुआ है आपको 20% का, यानी -1/5। अब एसपी के ऊपर कितना लॉस होगा, तो बोलोगे +1/5, यानी लॉस ओवर एसपी कितना होगा, लॉस ओवर एसपी आपका हो गया 25% का। फिर देखो प्रॉफिट ओवर एसपी दिया हुआ है 25%, प्रॉफिट ओवर एसपी दिया हुआ है, यानी सीपी है, एसपी है, यानी आपको, अब देखो सीपी क्या हो गया ना, सीपी छोटा हो गया एसपी से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने पे एसपी आपका बड़ा हो जाता है। तो जब एसपी के ऊपर चीजें दिया हुआ रहे, हमें सीपी के पास जाना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, अब ये बड़ा है तो हम इसमें से माइनस करेंगे ऑब्वियसली, तो ये -1/4 करोगे, यानी इस पे +1/3 का प्रॉफिट है।
यानी प्रॉफिट ओवर सीपी कितना होगा, प्रॉफिट ओवर सीपी होगा 33.33%। तो इस वाले केस में क्या देखना आप कि सीपी के ऊपर दिया हुआ रहता है तो हम सीपी से एसपी के ऊपर, सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर एसपी के ऊपर दिया हुआ रहेगा तो हम एसपी से सीपी की तरफ जाएंगे, और जैसे बोलेगा वैसे हम कर देंगे। अगर देखो इसमें लॉस हुआ है एसपी के ऊपर, ये सीपी था हमारा, एसपी है, अब लॉस हुआ है तो लॉस होगा तो आपका एसपी छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें एसपी से सीपी की ओर जाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ताकि हम सीपी पे पहुंच पाए। तो ये प्लस 1/5 करना पड़ेगा आपको, आपको पता चलेगा -1/6, यानी लॉस ओवर एसपी कितना होगा, लॉस ओवर सीपी, लॉस ओवर सीपी कितना हुआ, तो आप बोलोगे 16.66%। ठीक है, तो यही था। आप थोड़ा सा रिएक्शन क्लिक कर सकते हो इससे, तो आपको आसानी रहेगा। फिर हमने ये सवाल घेरा था, फिर हमने इसको देखा था। अच्छा, इसमें एक मैं फिर से करा देता हूँ। ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन सीपी, अनदर कैलकुलेट ऑन एसपी, दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट 26 ईच, मतलब एसपी सेम है आपका, एसपी सेम हो गया, बोथ क्लेम्स 37.5% प्रॉफिट। अब देखो एक सीपी पे ऊपर कैलकुलेट करता है, एक एसपी पे ऊपर कैलकुलेट करता है। हमें एसपी जो है दोनों में सेम है, तो हम एसपी के ऊपर दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज ले आएंगे, दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज हम एसपी के ऊपर लाएंगे तो हमें उन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों के प्रॉफिट में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। देखो एसपी के ऊपर अगर आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे, सीपी के ऊपर प्रॉफिट था, ये हमें एसपी के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो ये +3/8 है का प्रॉफिट है, तो एसपी के ऊपर कितना का प्रॉफिट होगा, -3/11 का। ठीक है, अब क्या है, दोनों का जो आपको दिया हुआ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय देम, आपको डिफरेंस निकालना है, यानी एसपी का 3/8 माइनस करोगे एसपी का 3/11 से। देखो एसपी हटा दो, अभी जरूरत नहीं है आपको, अब 88 ले लोगे इसमें से, 11 33 जाएगा, फिर आप बोलोगे 24, यानी 9/88 एसपी बनेगा। एसपी का वैल्यू आपको 2640 दे रखा है। अब देखो इसको कट करोगे तो 240 + 24 था, हमने कल करा था इसको, ये 30 टाइम्स जाएगा और आपका वैल्यू 270 RS बनेगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमने देखा हुआ था, फिर ये सवाल आप कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है। अब देखो हम बात करेंगे, जो हम आज से जो हमारा लेक्चर है वो शुरू हो रहा है डिसऑनेस्ट सेलर। अब देखो डिसऑनेस्ट सेलर क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। ये वैसे तो आपका पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं ना, तो इसमें डिसऑनेस्ट सेलर जो होता है वो आपका दो तरीके से बेसिकली प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है कि जब ये खरीदने जाता है, मान लीजिए ये कोई सामान 1 kg खरीदने गया था, तो ये क्या करता है कि 1 kg ना खरीद के 1200 खरीद लेता है। ये इसका पहला एंड है कमाने का। ठीक है, जो ये प्रॉफिट बनाना चाहता है दो तरीके से बनाता है, पहला जब ये खरीदने जाता है और दूसरा जब ये बेचता है। ठीक है, तो अभी ये खरीदने गया हुआ है, ये अपने दुकान में नहीं है, ये दूसरे की दुकान पे है, पहले सामान खरीदेगा। तो अब देखना ये खरीदने समय क्या करेगा, 1 kg की जगह 1200 ग्राम ले लेगा। तो इसमें आप देखोगे प्रॉफिट क्या बोलोगे कि 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1200 लिया, यानी 200 ग्राम का फायदा हुआ, यानी आप इसको बोलोगे सिंपली 20% का प्रॉफिट है। तो इस केस में हमेशा ऐसे ही होता है, जितना आपको ज्यादा ज्यादा वो लेके आ जाएगा उतना ही का प्रॉफिट होगा। जैसे ये 1200 ग्राम लेने गया था, लेके आ गया 1800 ग्राम, अब बोलोगे आपकी 600 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आ गया, 1200 ग्राम का पैसा दिया, यानी 50% का प्रॉफिट। ठीक है, आप इसको कोई भी डेटा से कैलकुलेट कर सकते हो। कल को ये 1800 खरीदने गया, 3600 लेके आ गया, तो क्या बोलोगे, सीधे 100% का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका पहला एंड है। हम दूसरे एंड वाले की बात करेंगे। ठीक है, हम दूसरे एंड पे बात करेंगे कि जब ये बेचता है खुद। ठीक है, पहले एंड पे आपने समझा कि ये दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है ये, और हम दूसरे एंड वाले की बात करेंगे, जब ये कम देता है किसी को तब इसका प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, चलो देखो, अब ये दूसरे एंड में क्या करता है ना कि अगर ये इसको 1000 ग्राम कोई लेने आता है बंदा, इसके दुकान पे कोई 1000 ग्राम लेने आता है, तो ये क्या करता है 800 ग्राम ही देता है। तो हम ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसको इससे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप देखोगे क्या कि इसने इससे पैसे तो लिए, पैसे कितने का लिया, पैसे आपको ये 1000 ग्राम का ही लेगा, लेकिन उसको आइटम कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही। इसका मतलब उसका फायदा कितना हो गया, 200 ग्राम का फायदा हो गया। कितने के ऊपर, तो 800 ग्राम के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसका जो खर्च हुआ ना, वो खर्च इसको सिर्फ 800 ग्राम का ही हुआ। इसने जो पैसे इन्वेस्टमेंट करे हैं वो सिर्फ 800 ग्राम के लिए ही इन्वेस्ट करा, तो इसका प्रॉफिट कितना बनेगा, आप यहां से बोलोगे 1/4, यानी 25% के बराबर। समझना इसको अच्छे से। कल को ये क्या बोलेगा कि 1000 ग्राम के लिए लेने आया था कोई, उसको इसने कितने दिए, सिर्फ 600 ग्राम ही दिए, तो आप प्रॉफिट क्या बोलोगे यहां से, ये 400 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 600 ग्राम के ऊपर,
क्योंकि वो बंदा लेने आया था 1000, लेकिन उसको दिया सिर्फ 600 ग्राम, यानी 400 ग्राम का इसको प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर? 600 ग्राम के ऊपर, क्योंकि इसका खर्च जो है वो 600 ग्राम का ही है। क्या बोलोगे? 2/3 यानी 66.66% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इसमें पीएसआर का इस्तेमाल क्या है, तो मैं आपको वही दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये काम आ जाएगा। अब आपने देखा कि आप इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हो दूसरे एंड पे और पहले एंड पे। अब देखो, कोई एक ही सवाल में आपको दोनों एंड वाला दे देगा। जैसे देखो, क्या बोलेगा कि एक कोई डिसऑनेस्ट सेलर था, और जब वो खरीदने जाता है तो 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम ले आता है, और जब वो बेचता है तो 1000 ग्राम की जगह, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज, तो 1000 ग्राम की जगह वो सिर्फ 800 ग्राम ही देता है। तो आपको बोलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट इसका बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ पूरा इसका। तो अब देखो, दोनों के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। अब देखो इस केस में क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, पहले हम इस वाले पहले एंड की बात करते हैं। देखो 1000 ग्राम लेने गया था, लेकिन 1200 ग्राम लेके आ गया, यानी 200 ग्राम का फायदा हुआ, 1000 ग्राम का पैसा दिया, यानी यहां से जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा वो 20% बनेगा। अब यहां पे देखना क्या होगा कि ये 200 ग्राम कम तौला है और इन्वेस्टमेंट इसका 800 ग्राम का है, ये यानी 1/4 यानी 25% का प्रॉफिट है इसको। यहाँ पे प्रॉफिट 25%। अब इन दोनों को क्या करना होता है ना, इन दोनों को आप, जब आपको दोनों एंड का प्रॉफिट पता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहला तरीका कि हम इसको नॉर्मल जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको में रख दें। जैसे अगर किसी वैल्यू में आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो वैल्यू 6/5 हो गया। ठीक है, देखो 1/5 इसमें ऐड हुआ है 1 में, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो आप बोलोगे यहाँ 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 5/4 होगा। और ये वैल्यू देखना आप क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 3/2 बनेगा। 3/2 जिसको आप बोलते हो ये 150% है, यानी 50% का प्रॉफिट हो गया। 3/2 का मतलब क्या होता है, 50% का प्रॉफिट, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 3/2 है, यानी 50% का यहाँ से प्रॉफिट है। ठीक है, 1 + 1/2 है बेसिकली ये, तो 1/2 का आपका प्रॉफिट है, यानी 50% का प्रॉफिट है। ये पहला तरीका कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप सक्सेसिव परसेंटेज भी रख सकते हो। आप क्या बोलोगे, 20 + 25 प्लस ये जो होता है 20 × 25/100। यहाँ देखना क्या होगा, 45 प्लस, देखो 5 टाइम्स जाएगा 20 से, और ये 5 चला जाएगा, यानी 5 और जोड़ोगे, यानी 50% का प्रॉफिट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी क्या है, पहले एंड का प्रॉफिट और दूसरे एंड का प्रॉफिट को आप सक्सेसिव परसेंटेज रख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप रख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। अब देखो पीएसआर का इस्तेमाल क्या है, मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको पूरा डिसऑनेस्ट सेलर का केस समझ में आ गया, ये क्या है। अब देखो पीएसआर का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। 12 मिनट हो गया आई थिंक, ओह यस। देखो पीएसआर का इस्तेमाल कैसे होगा। देखो मान लीजिए कोई बंदा 1000 ग्राम लेने आया था, ठीक है, दूसरे एंड पे चल रहा है ये, और उसको सिर्फ 800 ग्राम ही ये दिया। तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे कि 200 ग्राम को प्रॉफिट है, मैं यहीं से देख के बता सकता हूं कि 800 ग्राम ही दिया, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 800 ग्राम, यानी 1/4 का प्रॉफिट है, तो 25% का प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे कि पीएसआर का इसमें तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, मैं तो प्रॉफिट जब भी ये बोलेगा, जैसे 800 ग्राम कोई लेने आया था, 600 ग्राम ही दिया, तो आप बोलोगे कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 600 ग्राम के ऊपर, तो बोलोगे 1/3 यानी 33.33% का प्रॉफिट हो गया। तो आप बोलोगे कि पीएसआर का तो इस्तेमाल ही नहीं है, हम तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा, सही है, इसको आप ऐसे केसेस में ऐसे ही कैलकुलेट करना। कल को जगह ये 600 ग्राम कोई लेने आएगा और इसको आप सिर्फ 400 ग्राम ही मान लीजिए डिसऑनेस्ट सेलर देता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट कितने का होगा, 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 400 ग्राम के ऊपर, यानी 50% का प्रॉफिट। तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा, आप इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करो। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या आपको रहेगा दिया हुआ, आपको क्या दे देगा, वो सीधा आपको परसेंटेज दे देगा। अब देखना यहाँ पे आपको काम आएगा पीएसआर। देखो कल को वो क्या बोलेगा ना कि जो उसका प्रॉफिट हुआ है, डिसऑनेस्ट सेलर का जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 40% का प्रॉफिट हुआ है कम तौलने की वजह से, ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे केसेस में आप पीएसआर का इस्तेमाल करोगे। आप क्या बोलोगे कि अगर उसको 2/5 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब वो -2/7 कम तौला होगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो कल को, अब ये 1 kg के ऊपर अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, -2/7 तौला है, इसका मतलब क्या है, 5/7 × 1000 ग्राम तौला है। ठीक है, यानी 5000/7 ग्राम इसको बोलोगे आप, यानी ये करीब 4900 जाता है, तो 700 बनेगा, यानी 713 ग्राम के आसपास ही उसने वैल्यू दिया है। कोई बंदा अगर 1000 ग्राम लेने आया था
तो उसको ये 713 ग्राम ही दे रहा है। ये सही है ना? प्लस 2/5 है तो -2/7 बनेगा, और 5/7 इंटू 1000 करोगे तो ये 713 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो ये इतना का यही इसको 1000 ग्राम की जगह 713 ग्राम ही देगा। तो जब भी आपको ऐसे परसेंटेज डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि इतना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ कम तौलने की वजह से, तो हम ऐसे केसेस में तो आपको पूछेगा कि 1 kg की जगह वो कितना देता है, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लिया कल को आपको बोलेगा कि उसको 60% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि +3/5 का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना कम तौला होगा? -3/8 तौला होगा, यानी वो 5/8 ही तौला है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितना कम तौला है, तो आप यहाँ से परसेंटेज बताओगे 37.5% कम तौला है। फिर आपसे पूछेगा कि कोई 1000 ग्राम लेने आया तो उसको मिला कितना, तो आप बोलोगे 5000/8 ग्राम। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 8 6 टाइम जाओगे 48 बनता है, 600 समथिंग ग्राम होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाए जा सकते हैं सवाल। तो अब देखो हम देखते हैं पीएसआर का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया कहां पे करना है, जहां पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है, या फिर आपको बता दें कि परसेंटेज के टर्म्स में कितना कम तौला है। अब कल को ये भी हो सकता है कि वो बता दें ये -2/7 तौला है। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम लेने आया था, परसेंटेज के टर्म्स में आपको दे देगा कि -2/7 तौला है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का बन जाएगा? तो +2/5 का बनेगा। ठीक है, तो जहां पे परसेंटेज का इस्तेमाल आ जाएगा डिसऑनेस्ट सेलर के केस में, तो हम वहां पे पीएसआर का इस्तेमाल करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। देखो क्या दिया हुआ है, फ्रूट सेलर्स प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट्स, ही गेन 30% इन दिस मैनर, व्हाट वेट डज ही सब्स्टिट्यूट फॉर 1 kg। अब देखो वही पूछ रहा है आपसे कि 1 किलो की जगह उसने कितना वेट दिया, जिसकी वजह से उसको 30% का प्रॉफिट हो गया। तो क्या बोलोगे कि +3/10 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कितना कम तौला होगा? -3/13 कम तौला ही। ठीक है, अब देख लो, अब 1000 ग्राम आपको देना था, लेकिन आप -3/13 यानी 10/13 ही दिए होगे। आप 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने एक 0 ज्यादा लिख दिया है। ओह शिट, देखो 1000 ही आपको तोलना था, तो ये 10,000/13 बनेगा। 10,000/13 करोगे, ये देखो 13 7 91 होता है, यानी 910, यानी 9100 तो बन जाएगा आपको 700 में ही। देखो 18 तो वैसे इसमें एक ही में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको परसेंटेज इस तरीके से दिया हुआ रहेगा ऐसे वाले सवाल में, तो आप पीएसआर का इस्तेमाल कर लोगे, वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर इस तरीके से मैंने डेटा दिखाया आपको कि मान लीजिए कोई 800 ग्राम लेने आया था, उसको 600 ग्राम दिया, तो कितना का प्रॉफिट बोलोगे? 200 ग्राम का प्रॉफिट 600 के ऊपर, यानी 1/3 का प्रॉफिट। तो ऐसे वाले केस में आप ऐसे निकाल लेना, लेकिन जहां पे परसेंटेज आपको प्रोवाइड कर देगा तो आप पीएसआर से निकाल लेना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, अब देखो पीएसआर का इस्तेमाल टाइम एंड वर्क में कैसे होता है। देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर हम बोलते हैं कि वर्क होता है। अब देखो फिर से ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, और अगर इस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, अगर इसको हम कांस्टेंट कर दें, जैसे इस सवाल में भी आप देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ लॉन्ग वी अलोन टेक टू फिनिश दिस वर्क। अब देखो इस फिनिश दिस वर्क यानी आपका वर्क जो होता है ना वो सेम रखता है, चाहे ए करे चाहे बी करे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम पीएसआर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इस केस में देखो क्या हुआ है कि अगर ये 25% मोर एफिशिएंट है, यानी अगर ये एफिशिएंसी इसका +1/4 है, तो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? -1/5 लगेगा। ये मुझे पता है। अब देखो आप इसमें निकाल सकते हो कि ये अगर 6 दिन में कर रहा था तो -1/5 टाइम लगेगा, यानी 6 × 4/5 टाइम लगेगा किसको? बी को। बी को देखो कितना आ गया? 24/5। देखो ये है 24/5 डेज। तो ऐसे केसेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो कल को ये परसेंटेज का वैल्यू बदल भी देगा आपको। ठीक है, ये सवाल भी हो गए, बेसिकली मेरे को बताने में ही ये सवाल हो गए, क्योंकि आसान सा सवाल था, ज्यादा समय नहीं लेना। ठीक है, ऐसे सवालों में बस आपने देखा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज देखा, पीएसआर लगाया, खत्म। देखो कल को ये बोलेगा कि +33.33 +1/3 है, तो कितना समय कम लगेगा? -1/4 डेज लगेगा। ठीक है, इसको मान लिया दिया हुआ रहता 4 डेज, तो आप क्या बोलते हैं कि बी को कितना लगेगा? 3 डेज, क्योंकि इससे -1/4 डेज इसको कम लगेगा। तो इसका 1/4 1 होता है, माइनस करोगे 1, 4 में से 1, तो ये 3 मिलेगा। तो ऐसे केसेस में भी क्या करना है, जहां पे भी ये लगे, जहां पे परसेंटेज दिखे, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको हर सवाल में, बहुत सारे सवाल में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना सवालों को, वो आपका तेज हो जाता है। जैसे कल को ये 3 लाइन का सवाल आ गया,
तो उसमें आपका ये 1.5 लाइन में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप यहाँ से सीधे बोलोगे +1/4 है तो -1/5 होगा, इस तरीके से। तो ये बड़े बड़े सवालों में भी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आप सवाल फास्ट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने बेसिक देखा, कभी मैं आपको टाइम एंड वर्क का टॉपिक कराऊंगा तो उसमें फिर हम क्लियरली पूरा देखेंगे इसका एस्पेक्ट। इसके लिए अब आप समझ लो पीएसआर का इस्तेमाल। अब देखो एरिया में भी इस्तेमाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब एरिया किसी का होता है, वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे रेक्टेंगल की बात किया गया है, तो यहाँ आप देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, सब में तो नहीं लगेगा, जिसमें एल इंटू बी पे डिपेंड करेगा, जिसमें दो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा उसी में लगेगा। एल इंटू ब्रेथ बराबर क्या दिया हुआ है, एरिया होता है एल इंटू बी। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 25%, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, यानी इसको कर दिया +1/4। एरिया अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको -1/5 यानी 20% से इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जहां भी जरूरत पड़ेगा आप ऐसे केसेस में, खासकर रेक्टेंगल वाले केस में, कल को ये बोलेगा कि एरिया जो है लेंथ को घटा दिया -1/3 है, तो कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा ब्रेथ को, वो बढ़ाना पड़ेगा 1/2 से, यानी 50% से आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। अब देखो ये 5वां टॉपिक में इसका क्या इस्तेमाल है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। अब देखो फिर से ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब हम जब भी डिस्टेंस को सेम करेंगे, जब भी हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें पीएसआर लगा सकते हो कि इसमें अगर कुछ चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंज होगा। तो ये है आपका बेसिक, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे इस्तेमाल करने लायक होगा केस। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल हम देखते हैं। देखो देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 2/3, इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड -1/3 हो गया। ठीक है, इसमें -1/3 करोगे, अब इसका नॉर्मल स्पीड s था, अब इसमें 1/3 माइनस करोगे तो क्या देखने मिलेगा 3s। s/3 इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसी का 1/3 माइनस करते हो, तो 3s माइनस s करोगे यानी 2s/3। अब देखो इसको क्या बोलोगे कि ये 2/3 हो गया, ये s है, तो ये हो गया 2/3। यार इतना गंदा कैसे हो जाता है। देखो मैं क्या समझा रहा था कि अगर किसी का स्पीड s है और इसमें से अगर आप s-3 माइनस कर देते हो तो ये वैल्यू कितना बचेगा, होगा 2s/3। वही ये 2/3 इसका स्पीड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको देख करके, -1/3 है स्पीड, आपका स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो स्पीड आपका क्या हो चुका है -1/3। अब क्या बोलोगे कि प्लस टाइम कितना ज्यादा लगेगा, तो 1/2। इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, मैंने बताया प्रोसेस क्या होता है, साइन उल्टा करोगे, ऊपर वाले को चेंज नहीं करोगे, और ये अगर माइनस लिखा हुआ है तो 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको समय कितना लग रहा है, ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बराबर था, आपको ये 1 बाई जो दिया हुआ है 1 आवर ज्यादा लगता है इसको, यानी 1/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस 1/2 का वैल्यू 1 आवर दिया हुआ है, यानी इसको टोटल समय लगता था 2 आवर। देखो वही पूछ रहा है, द टाइम इन आवर्स टू कवर द डिस्टेंस विद नॉर्मल स्पीड, यानी नॉर्मल स्पीड में इसको कितना समय लगता था, वो होता है 2 आवर के बराबर, इतना समय इसको लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मैन रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन हिज यूजुअल टाइम, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस। देखो स्पीड क्या हो गया -1/4, कितने ज्यादा समय लगेगा, +1/3 समय लगेगा। ये क्या दिया हुआ है आपको 20 मिनट्स के बराबर, यानी नॉर्मल टाइम जो है इसका लगता था कितना 60 मिनट्स के बराबर, यानी 1 आवर, यानी नॉर्मली इसको 1 आवर लगते थे। तो ऐसे आप सारे सवालों को कर सकते हो। देखो देखो वॉक कर रहा है 6/7 पे, यानी -1/7 है, समय कितना लगेगा, +1/6 का समय लगेगा, कितना दिया हुआ है 25 मिनट्स के बराबर, यानी नॉर्मल टाइम जो है इसको कितना लगता है, नॉर्मल टाइम वो है 150 मिनट, यानी 2.5 आवर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, the man reduces his speed to 2/3, he takes 1 hour more in walking a certain distance, the time in hours to cover the distance with his normal speed। देखो -1/3 स्पीड कर लिया, यानी +1/2 समय लगेगा, वही आपको 1 घंटा के बराबर दिया हुआ है, यानी नॉर्मल टाइम कितना हो गया इसका, हो गया 2 आवर, 2 आवर्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे होता है इस्तेमाल, समय को स्पीड को कम करेगा तो उसके हिसाब से समय भी इसको ज्यादा लगेगा, स्पीड को बढ़ाएगा समय भी कम लगेगा। चलो आगे देखते हैं इसका बार्डर एप्लीकेशंस, कुछ और एप्लीकेशंस हम देखेंगे इसमें। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, अ बॉय गोज हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड रीचेज स्कूल 15 मिनट्स लेट, सो नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1/4 एंड रीचेज 50 मिनट्स अर्ली, फाइंड हिज एग्जैक्ट टाइम सो ही डजंट गेट लेट।
देखिए क्या बोल रहा है कि अगर इसने स्पीड को जो है 1/4 से इंक्रीज किया, ठीक है, पहले ये बच्चा 15 मिनट लेट पहुंचता था, इसने स्पीड को 1/4 से बढ़ा लिया तो ये 15 मिनट अब पहले पहुंच जा रहा है। देखो अगर स्पीड को इसने +1/4 करा है तो इसको टाइम कितना लगेगा, -1/5 के बराबर। ठीक है, इतना मुझे पता है। अब ये देखना इसमें टाइम गैप इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सवालों में। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये 15 मिनट पहले लेट पहुंचता था और अब ये कितना पहुंच रहा है, ये 15 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। जैसे मतलब ये अगर कोई इसका जो है समझो प्रॉपर टाइम था, ये अगर प्रॉपर टाइम है इसका पहुंचने का, तो ये क्या था, 15 मिनट पहले 15 मिनट लेट पहुंचता था, मतलब यहां पे पहुंचता था। और अब क्या बोल रहा है कि जब इसने स्पीड बढ़ा लिया तो ये 15 मिनट अर्लियर पहुंच जा रहा है। जैसे मतलब इसको 12 बजे अगर पहुंचना था तो ये पहले पहुंचता था 12:15 में, और अब कितना में पहुंच रहा है, 11:45 में। तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि ये पहले 15 मिनट लेट था, ये 15 मिनट अर्ली है। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना का गैप है, जो 30 मिनट्स का गैप है। ठीक है, ये गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सही फाइंड आउट करना। बेसिकली इस सवाल में यही मेन चीज है कि अगर ये 15 मिनट लेट पहुंचता था तो अब ये 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ये गैप जो बनेगा वो 30 मिनट्स का बनेगा। बस अगर ये गैप आपने फाइंड आउट कर लिया तो अब कुछ सवाल में है ही नहीं। देखो ये आपको दिया हुआ -1/5 बराबर 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि इसको जो नॉर्मल समय जो ये जनरली अपने नॉर्मल स्पीड से जो लेता था वो कितना लेता है, 2 और 30 मिनट्स का समय, क्योंकि 150 बनेगा ये, तो 150 का मतलब क्या होता है, 2 और 30 मिनट। अब देखिए ये टाइम आपको पता चल गया, तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज एग्जैक्ट टाइम सो ही डजंट गेट लेट। अब इसमें पता है कि आपको ये नॉर्मल स्पीड से चला है तो इतना समय लग रहा है, तो ये 15 मिनट इसमें लेट पहुंचा हुआ है। इसका मतलब नॉर्मल जो इसका प्रॉपर टाइम होता, जो इसको लेट नहीं करवाता, प्रॉपर टाइम इसका कितना होता, ये होता 2 और 15 मिनट्स, राइट। 2 और 15 मिनट्स में अगर ये घर से चला और 2 घंटे 15 मिनट में अगर ये पहुंच जाता तो वो उसका प्रॉपर टाइम था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बेसिकली यहाँ पे क्या क्रक्स है कि आपको जो 15 मिनट लेट हो रहा है और 15 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, इन दोनों का टाइम गैप कितना है, 30 मिनट्स का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखो ये क्या बोल रहा है, a train had an accident so its speed becomes 3/4 of its actual speed and reaches at 6 p.m. okay, if the accident had occurred after traveling 72 km more, train would have reached the station at 5:48 p.m. find out the speed of train। अब देखो ये सवाल आपको बड़ा लगता है, ये कंफ्यूजन लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं पीएसआर से। देखो मैं करके पहले दिखाता हूँ। देखो ये -1/4 हुआ है, यानी जो +1/3 का समय लगेगा एक्स्ट्रा, वो कितने दिया हुआ है, 6 और 5:48 यानी 12 मिनट का दिया हुआ है। यानी 36 मिनट में ये चलता 72 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से। इसका मतलब स्पीड कितना हो गया, 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा, यानी 120 किलोमीटर पर। बस इतना ही करना होता है आपको इस सवाल में। लेकिन इसको लोग अगर आप करोगे इसको रेशियो मेथड से भी ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ये इसका बेस्ट तरीका है करने का पीएसआर से। चलो मैं आपको सिखाता भी हूँ कि कैसे करना होता है। मैंने आपको करके दिखाया कि कितना कम समय लगेगा अगर आप इसको पीएसआर से करोगे। अब देखो पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जिनको ये पता नहीं है कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है। देखो जैसे ये कोई ट्रेन था, ठीक है, अब ये चलना शुरू करता है और मान लीजिए यहां पे इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसको पहुंचना था इस पॉइंट पे, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं छोड़ो, ये नाम नाम दूंगा तो और कंफ्यूजन सा आपको होगा, नाम नहीं देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए इसको इस पॉइंट पे पहुंचना था, ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ तो ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, लेकिन इसका स्पीड अब यहां से कितना होगा, -1/4 से ये चल रहा है। ठीक है, अब फिर आपको बोल रहा है कि इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर मोर। अब देखो यहां से ये आ रहा था, लेकिन एक्सीडेंट अब यहां ना होकर के मान लीजिए यहां हो गया होता। ठीक है, एक्सीडेंट अगर यहां होता और इसका जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर। बस क्या बोल रहा है, ट्रेन वुड हैव रीच्ड द स्टेशन 5:48। देखो ये 6 PM पे पहुंचा था और ये पहुंच जाता, अगर इसका जो एक्सीडेंट है वो 72 किलोमीटर बाद होता तो ये 5:48 में पहुंच गया होता। अब देखना ये बेसिकली ये सवाल कहना क्या चाहता है आपको कि एक्सीडेंट जो हुआ है, अगर एक्सीडेंट 72 किलोमीटर अगर ये नॉर्मल स्पीड से पहले चल लेता, अब देखो ये अगर एक्सीडेंट इतना देर बाद होगा, इसका मतलब ये जो इसने डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस कैसे चलता है, ये नॉर्मल स्पीड से, जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो नॉर्मल स्पीड से चला होता। अब ये देखना ये पूरा केस सेम हो जाता है। ठीक है, ये इतना जो केस है ये आपका, इसको कोई मतलब ही नहीं है बेसिकली।
जो आपका टाइम डिफरेंस निकल के जिसकी वजह से ये टाइम आपका 6 बजे और ये 5:48 है, यानी 12 मिनट का जो आपको गैप दिख रहा है, वो इस ड्यूरेशन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखना, ये 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये नॉर्मल स्पीड से चला है एक बार, और ये एक बार -1/4 के स्पीड से चला है। देखो, आपको पता है कि अगर स्पीड कम कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इस केस में 72 किलोमीटर यही डिस्टेंस की वजह से ये स्पीड -1/4 किया, तो आपको 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब ये सवाल क्या हो चुका है कि डिस्टेंस सेम है आपका, इस केस में भी 72 किलोमीटर, इस केस में भी 72 किलोमीटर, सिर्फ क्या आपका अंतर आ रहा है, ये स्पीड एक बार -1/4 है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बस यही हम क्या करते हैं, कि स्पीड अगर मान लिया अपने -1/4 बताया हमें, तो हम बता देंगे कि टाइम आपको कितना ज्यादा लगेगा, 1/3 ज्यादा समय लगेगा। यानी वही आपको दिया हुआ है 12 मिनट के बराबर, ये जो टाइम गैप है 12 मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब आपको जो 72 किलोमीटर चलने में जो रियल समय आपका लगता है, रियल टाइम जो लगता है, वो कितना लगता है, 36 मिनट्स लगता है आपको। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 36 मिनट में अगर ये रियल चलता तो 72 किलोमीटर चल जाता, 36 मिनट में 72 किलोमीटर चलता है, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, यानी स्पीड जो हो गया वो 2 चल रहा है तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो गैप बनता है ना, डिफरेंस, वो यही के कारण, इसी के कारण बनता है। लेकिन अब आपको बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना आपने एग्जाम में अगर इसको आप देखोगे तो क्या कैसे करना है, ये मॉक में भी ये सवाल बार बार रिपीट होता है। अब देखो, मॉक में जैसे ही आप देखोगे इसको कैसे करना है आपको, मैं सिंपली एक लाइन में आपको बताता हूँ। अब आपको सब सवाल समझ में आ चुका है, आपने सवाल पढ़ लिया है कि सवाल क्या बोल रहा है, तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ड्यूरेशन की वजह से आएगा, तो आप बोलोगे स्पीड -1/4 किया, यानी टाइम गैप कितना होगा, +1/3 का होगा, वही गैप आपको पता चलेगा 12 मिनट। यानी आपको जो बोलोगे नॉर्मल समय लगता है इस 72 किलोमीटर को चलने में, वो कितना लगता है, 36 मिनट का समय लगता। यानी 36 मिनट में अगर कोई 72 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर पर आवर बोलोगे, यानी 60 मिनट में 120 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लैरिटी इसमें मिला होगा कैसे करना है। चलो एक सवाल और देखते हैं इसमें। देखो क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट सो स्पीड बिकम 2/3, यानी -1/3 हो गया, +1/2 का समय लगेगा। देखो टाइम का कितना है, 8 बजे पहुंच रहा है, यहाँ 7:39 में पहुंच रहा है, यानी 21 मिनट दिया हुआ है। यानी 42 मिनट्स में, जो रियल 42 मिनट है उसमें ये चलता 42 किलोमीटर मोर, यानी आपको जो स्पीड हो गया वो कितना आ गया, ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट में ये चल रहा है 1 किलोमीटर, तो आपका 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगा ये, तो स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यही था आपको पीएसआर के इस लेक्चर में जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि किन किन चैप्टर्स में आपका इस्तेमाल है। और जब हम चैप्टर वाइज चीजें करेंगे तो उसमें इन सवालों को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वैसे तो ये पीएसआर से ही इसका बेस्ट तरीका है कराने का, लेकिन जब मैं आपको कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और भी इसके तरीके बता दूंगा, रेशियो से कैसे हो सकते हैं और पीएसआर से कैसे। पीएसआर से तो आपने समझ ही लिया अच्छे तरीके से। तो देखिए बेसिकली यही था इस लेक्चर में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आगे हम अपना जो जारी रखेंगे, अपना जो भी जो हम नया स्टार्ट करने वाले हैं चीजें, उनको हम जारी रखेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।